ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं u कंसीडर करूं और इसको अगर मैं v कंसीडर करूं, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसकी रेस्पेक्ट में। अगर सपोज करो कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक y है एक x है, और मुझे y का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में निकालना है, तो मुझे क्या dy अपॉन dx लिखना चाहिए? इसका मतलब यही तो होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यही होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ यस सर। कि इसका डेरिवेटिव इसकी रेस्पेक्ट में निकालना है, इसका डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि du अपॉन dv की मुझे जरूरत है, ठीक है, इसकी मुझे जरूरत है। लेकिन u क्या है? थीटा का फंक्शन है। v कौन है? वो भी थीटा का फंक्शन है। इसका मतलब यहां से मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा du अपॉन डी थीटा, क्योंकि थीटा की रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगा। और यहां से मुझे मिलेगा dv अपॉन डी थीटा, क्योंकि ये भी थीटा का फंक्शन है। फिर दोनों को कोरिलेट मुझे करना पड़ेगा। तो कोरिलेशन के लिए, क्योंकि मुझे तो du अपॉन dv चाहिए ना, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि du अपॉन डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dv अपॉन डी थीटा। और इसको बचपन से आप कुछ ऐसा भी तो लिखते हुए आ रहे हो ना कि du अपॉन डी थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल, यानी कि डी थीटा अपॉन dv। एज्यूम करो कि ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? du अपॉन dv। और du अपॉन dv du अपॉन dv के एब्सोल्युटली इक्वल है। तो इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो ये एक हमारी आइडेंटिटी बन गई बेसिक। चलते हैं u को लेके। क्या है u? कोस इनवर्स थीटा। जैसे कोस इनवर्स x होता है सिंपली, तो निकालने जा रहे हैं du अपॉन डी थीटा। सीधा फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और चूंकि एक्स की जगह थीटा रखा हुआ है और थीटा की ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी किया जा रहा है, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, डी थीटा बाई डी एक्स करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि थीटा की ही रेस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो ये तो बात हुई डी यू अपॉन डी थीटा की। अब हमारा v कौन है? v है हमारा लॉग ऑफ 1 प्लस थीटा। थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dv अपॉन डी थीटा, और लॉग x क्या देगा? उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस थीटा। और जिसको x मान के फॉर्मूला लगाया, मतलब जिसको थीटा मान के फॉर्मूला लगाया, उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, जो चेन रूल कहता है। तो हमने क्या किया था? 1 प्लस थीटा को x माना था। तो जब इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे थीटा की रेस्पेक्ट में, 1 का 0 थीटा का 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, चूंकि 1 आएगा। तो dv अपॉन डी थीटा भी हमने कैलकुलेट किया। तो फिर हम एक आइडेंटिटी लिखेंगे कि वी नो दैट, निकालना तो du बाई dv है, इज इक्वल टू du अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dv। तो भाई du अपॉन डी थीटा की तो सीधी वैल्यू आपके पास है, दैट इज -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। और अपने पास क्या है? अपने पास है dv अपॉन डी थीटा, लेकिन हमारी जरूरत यहाँ पे डी थीटा अपॉन dv की है, तो हम इसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस थीटा, और दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बस इसमें ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स थीटा विद रेस्पेक्ट टू लॉग ऑफ 1 प्लस थीटा। ठीक है, चलो, तो ये था क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मैं एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कॉपी पेन साथ में रखा करो आप लोग। देखो, हमें निकालना है, सपोज करो कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स एक्स
विद रेस्पेक्ट टू हम ले लेते हैं साइन एक्स। साइन एक्स की रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलो चलते हैं, तो इसको u कंसीडर कर लेते हैं, इसको v कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये बना कि इसका डेरिवेटिव साइन एक्स की रेस्पेक्ट में निकालना मींस वी हैव टू फाइंड du अपॉन dv, सिंपल। ओके, तो u किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, x की रेस्पेक्ट में मिलेगा du अपॉन dx। रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही v कौन है? साइन एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे x की रेस्पेक्ट में, मिलेगा dv अपॉन dx और इसकी वैल्यू आ जाएगी cos x। लेकिन निकालना तो du अपॉन dv था, तो du अपॉन dv कैन बी रिटन एज du अपॉन dx इंटू dx अपॉन dv। तो du अपॉन dx की सीधी वैल्यू आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस। तो ये मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस एक्स। आप चाहो तो 1 अपॉन कोस एक्स को सेक एक्स भी लिख सकते हो, तो सेक एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ऐसे करने होते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब तो बेहद ही आसान है। तो मतलब Yes, दोनों ही तरफ हमें डेरिवेटिव निकालना है। बस एक को u एक को v मान लो, या a और b मान लो, जो भी आपका दिल करे, और फाइनली आप निकाल दो du अपॉन d। सिंपल डेरिवेटिव पे बेस्ड है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूटी पे बेस्ड है, और यहां पे कहा जा रहा है कि एफ एक्स इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया? अच्छा खासा क्वेश्चन है। मोड एक्स अपॉन एक्स फॉर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर नॉट इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर मैं पढ़ूं तो ये कह रहा कि इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज लाइक दिस, तो फाइंड वेदर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब हमसे पूछ रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करो, क्या ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। ठीक है जी, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे, यहां पे हम लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। अगर तीनों चीज आइडेंटिकल हैं, एक जैसी है, कोई फाइनाइट वैल्यू के इक्वल है, कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि 0 के लेफ्ट की बात हो रही है, फंक्शन तो यही रहने वाला है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब x हमारा निगेटिव वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि 0 तक तो जाएगा नहीं, 0 के नेबरहुड में रहेगा और वो भी उसके लेफ्ट में, तो मोड को कैसी आउटपुट मिली? नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन मोड उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, और नीचे जो x है वो है मेरा माइनस एक्स, क्योंकि जो इनपुट है वो तो सेम रहेगी ना, ऊपर भी x है नीचे भी x है। x हमारा नेगेटिव वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो मोड के अंदर मैंने नेगेटिव वैल्यू को एज ए इनपुट इंसर्ट कर दिया, और नीचे माइनस एक्स। अब होगा क्या? होगा ये कि इसको मैं बदल देता हूं x टेंड्स टू 0 के अंदर, और केवल x को बदल देंगे a माइनस एच से। देखो लिमिट तो आपकी जाएगी ही 0 की तरफ। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि h हमारा वो गैप होता है जो लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो उस h की बात हो रही है। और यहां पे क्या लिखते हैं, यानी x को रिप्लेस करते हैं किससे?
ए माइनस एच से। ए कौन है? ए वो पॉइंट है जिसके ऊपर कंटिन्यूटी को डिस्कस किया जा रहा, मतलब जीरो, तो जीरो माइनस एच। ये तो बात हुई लेफ्ट हैंड लिमिट की। अगर यही मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो x विल बी रिप्लेस्ड बाई ए प्लस एच। ए वो पॉइंट जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमें बोलना नहीं चाहिए। चलो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, जीरो माइनस एच। ठीक है, ऊपर देखो आप, न्यूमरेटर से क्या मिलेगा आपको, बताओ क्या मिलेगा? एच। एच मिलेगा। और डिनोमिनेटर से क्या मिलेगा? एच। एच। वहां से भी एच मिलेगा, वहां से भी एच मिलेगा। तो ये तो वन आ गया फिर आपका। यही अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता तो क्या होने वाला था, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस फंक्शन आपका हो जाता x अपॉन x। इसको अगर मैं चेंज कर देता, लिमिट h टेंड्स टू जीरो के अंदर x को रिप्लेस कर देता a प्लस एच से, और यहां पे जीरो प्लस एच हो जाता, तो यहां से भी आपको वन मिल जाता। हालांकि यहां तक निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने इवेल्युएट कर लिया, हमारा कंटिन्यूटी क्या कहती है, एफ एक्स विल बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ए फाइनाइट वैल्यू, इज ए फाइनाइट वैल्यू। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, अननेसेसरी टाइम वेस्ट के कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे फिर, एज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सॉरी नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ? यस सर। तो Yes, sir. पूरा कंक्लूड तो कर ही लोगे, छोड़ना नहीं है कुछ भी। आप वर्ड सब कुछ पूरा लिख के आना, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है ना, इसलिए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे कह रहे हैं कि इफ एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या कह रहे हैं, ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y को डिफाइन किया गया a इंटू वन माइनस कोस थीटा। और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब y2 की वैल्यू क्या होने वाली है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। यस, पाई बाई टू के ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या गलती होती है स्टूडेंट से क्वेश्चन करते वक्त, हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं dx अपॉन डी थीटा। क्यों निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा? बिकॉज x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है ना, तो a थीटा का वन हो जाएगा और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। यही हम निकालने वाले हैं dy अपॉन डी थीटा, बिकॉज y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ थीटा। और ये पैरामीट्रिक फंक्शन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी भी थी, एक एक्सरसाइज पूरी इसी पे बेस्ड थी। और ये हो जाएगा a साइन थीटा। समझ गए होंगे ये माइनस कहां चला गया, कहां गायब हो गया? यस सर। ठीक है, अब दोनों की हेल्प से निकाल लेते हैं dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। तो dy अपॉन डी एक्स हम निकाल रहे हैं,
और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स डी वाई, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना, डी वाई अपॉन डी थीटा ऑलरेडी था मेरे पास, और इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की सीधी वैल्यू मेरे पास है ए साइन थीटा, और जब मैं इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा के रूप में। ए तो कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। ऊपर हाफ एंगल फॉर्मूले को यूज किया जाए तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, और अगर नीचे 1 माइनस कोस थीटा की प्रॉपर्टी लगा दें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रिड्यूस करेंगे 2 गया, साइन से पावर, तो कुल मिला के बच गया कोट थीटा बाई 2। थोड़ा आसान हो गया पहले के मुकाबले, यहाँ पे मुझे कोसेंट रूल लगाना पड़ता, वो सिंगल है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो मुझे मिल गई, वो तो है कोट थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएटिंग सिंपली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर, एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का तो हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका क्या होने वाला है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करनी है, थीटा बाई 2 के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या मिलेगा 1 बाई 2 और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ आया? पहले इसको ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यस सर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही गलती होती है स्टूडेंट से, यहां तक ठीक ठीक लिखता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन थीटा बाई 2 की डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई तो करनी थी लेकिन एक्स की रेस्पेक्ट में करनी थी, तो 1 बाई 2 तो एज ए कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा और थीटा का हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। चलो इसकी वैल्यू डाल देते हैं, इसको y2 लिख देते हैं, तो y2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ये वाला मैंने पहले लिख दिया, और ये है मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। रही बात डी थीटा अपॉन डी एक्स की, तो मेरे पास क्या है, डी एक्स अपॉन डी थीटा है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक फैक्टर मुझे यहां से मिल जाएगा इंटू 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्लब कर दो, तो y2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस 1 अपॉन 4a इंटू कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपको कि मैंने ये 4 पावर क्यों करी, 2 पावर ऑलरेडी थी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को मैंने फिर से कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा, एक कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 पहले से था, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पावर में चला जाएगा, 2 इंटू 2 मिलके 4, और ए तो एज इट इज, माइनस साइन पहले से। क्लियर हुआ? यस Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चनों में ये इंपॉर्टेंट नोट होता है, यही गलती होती है, तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और हमारे पास फंक्शन क्या है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आते हैं। अच्छा हाँ, थीटा बाई 2 भी निकालना था, एट थीटा बाई 2 फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, तो y2 की वैल्यू क्या आई थी, y2 की वैल्यू थी माइनस 1 अपॉन 4a कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। तो इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, y2 की वैल्यू कहाँ, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर, साइन 91 होता है उसका उल्टा, यानी कि कोसेक भी 1 होगा, लेकिन जब यहां रखोगे इसको तो पाई बाई 4 में बदलेगा, ध्यान देने वाली बात है।
तो ये हो जाएगा कोसेक की पावर 4 इंटू पाई बाई 4। क्योंकि थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, और 2 पहले से रखा हुआ है तो पाई बाई 4 में बदलेगा। अब आप देखो कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो √2, और √2 का स्क्वायर करो 2, और फिर से स्क्वायर कर दो 4। तो यानी कि इस वाले 4 से पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा -1/8। क्या ये मैंने जो डायरेक्ट काटा आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक, तो इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि इफ x रेज टू द पावर p इंटू y रेज टू द पावर q इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू द पावर p प्लस q, देन कह रहा कि प्रूव दैट, प्रूव वाले क्वेश्चन अपने आप में अच्छे होते हैं, dy/dx इज इक्वल टू y/x, यानी p और q कहीं भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब पहले से माइंड मेकअप करने की जरूरत है कि वो सब कैंसिल होने वाला है। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या करें, ऐसा करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल फैक्टर है, यहाँ पे भी सिंगल है। इसको मैं सिंगल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब सिंगल है। प्लस माइनस होता तो फिर अलग बात थी। यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ रखा वो एज ए सिंगल यूनिट बिहेव करता है, इसलिए वो भी सिंगल है, तो इसलिए लॉग लिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एरो की हेल्प से बताने और लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे लिखना होगा यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो चलो इसका लॉग लेंगे, तो क्या होने वाला है भाई, log x की पावर p इंटू वाई रेज टू दी पावर q। बस लॉग लेने में तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती, फंक्शन से पहले लॉग लिख दो, दैट्स ऑल। और उसके बाद जो लॉग के फॉर्मूले हैं उनसे मैच करना शुरू करो। log m इंटू n नजर आ रहा है, अब ये हो जाएगा log m और प्लस log n, और यहाँ पे log m की पावर n, तो पावर बाहर आ जाएगी क्योंकि एक से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए मैं पावर के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूं, और log x प्लस वाई। ठीक है जी, चलो यहां पे भी पावर को अगर बाहर कर दिया जाए तो p log x प्लस q log y इज इक्वल टू p प्लस q log x प्लस वाई। सिंप्लीफिकेशन तो कर दिया, अब तो जरूरत है कि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। चलो यहां पे देखते हैं, ये तो p बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट है 1/x होता है। यहां पे देखते हैं, यहां पे हो जाएगा q बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में। यहां पे आए p प्लस क्यू तो एज ए कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन इसका हो जाएगा 1/x प्लस वाई, और जब x प्लस वाई के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। बस अब इसको रिड्यूस करते हुए हमें यहां तक जाना। ठीक है जी, चलो अब क्या करने वाले हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स दो जगह दिखाई दे रहा है, पहले तो इसको कलेक्ट करना पड़ेगा, तो इस फैक्टर की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स को कलेक्ट करेंगे। ठीक, तो देखते हैं जरा क्या मिलेगा, p बाई एक्स प्लस q अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू
अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये मिलेगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दी इस फैक्टर की 1 में भी और इसमें भी। अब इस फैक्टर को इधर ले आते हैं और इस पी बाई एक्स को राइट साइड ले जाते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन भी ले लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा उसको समझते हैं। तो मिल जाएगा हमें q अपॉन वाई माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये मिलेगा। राइट साइड की अगर हम बात करें तो p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस p बाई एक्स। फ्रेम से आउट तो नहीं हो रहा ना कुछ, अभी तक तो ठीक है। चलिए एलसीएम लेना बाकी है क्योंकि पी और क्यू की जरूरत ही नहीं है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्यू एक्स, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं साथ साथ, क्यू वाई और बीच में माइनस है, ध्यान देना, पी वाई माइनस क्यू वाई, ये मिल जाएगा। होल डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब आ जाओ राइट साइड में। आप राइट साइड में भी एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। एक्स इंटू एक्स प्लस वाई और इसकी मल्टीप्लाई इसमें साथ साथ ओपन भी करूंगा तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स और माइनस है बीच में, ध्यान रखना, पी एक्स माइनस पी वाई। क्या कटा क्या बचा हिसाब लगाओ, ये कैंसिल आउट हो गया है ना, एक्स प्लस वाई चला गया एलसीएम से और यहाँ पे क्यू वाई कैंसिल हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे देखो क्या बचा, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन तो है नहीं, तो बच क्या रहा है वो देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे क्यू एक्स माइनस पी वाई और अपॉन में कौन है, वाई। बात अगर राइट साइड की करें तो क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन में कौन बैठा हुआ है, एक्स, और ये फैक्टर भी देखो कैंसिल आउट हो गया। पी क्यू सॉरी वाई कहाँ जाने वाला है, क्रॉस में, तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वाई बाई एक्स। और यही आपको रिजल्ट भी लाना था, ठीक है ना। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव। तो अच्छा खासा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। मेनली तो सिंप्लीफिकेशन हल्का था और उसके बाद डेरिवेटिव एक लाइन का और उसके बाद एंटायर मैनिपुलेशन इज देयर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक बार आप खुद से भी करोगे तो समझ अच्छे से आ जाएगा। मतलब मेनली थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यानी कि लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, उसके बाद एक लाइन का डेरिवेटिव और उसके बाद पूरा का पूरा मैनिपुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद अब हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बेहद ही आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार सीबीएसई ने पूछा इसको। कहता है कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन या एक्सप्रेशन हमें दिया जा रहा है एक्स रेज टू दी पावर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस वाई। जब आप सैंपल पेपर करोगे तो आप पाओगे इस क्वेश्चन को सो मेनी टाइम्स। ये दोनों तरफ सिंगल सिंगल फंक्शन, फंक्शन की पावर भी कोई फंक्शन, तो लॉग तो लेना बनता है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड की बात करें log x रेज टू दी पावर y और यहीं अगर हम राइट साइड की बात करें तो log e रेज टू दी पावर x माइनस वाई। log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, पावर जंप करके बाहर आ जाएगी
और राइट साइड में आपको दिखने लगेगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई। और ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए कि द वैल्यू ऑफ लॉग ई टू द सेम बेस, क्योंकि बेस तो हमारा एक्सपोनेंशियल होता है जिसको हम लिखते ही नहीं है, उसकी वैल्यू 1 होती है। ये बात ध्यान रखना हमेशा के लिए। द वैल्यू ऑफ लॉग ई इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही लॉग ई की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा लॉग y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब हम चलते हैं अपने डेरिवेटिव की तरफ, क्योंकि dy अपॉन dx तक पहुंचना भी है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए, तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही लगेगा, है ना। ओके, कोसाइन टूल भी लगा सकता था आसान करने के लिए। चलो ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि y को ट्रांसपोज कर लेते हैं इधर। इधर गया तो पॉजिटिव हुआ, और मैंने y कॉमन भी ले लिया, साथ साथ फॉलो करना। तो बचेगा क्या लेफ्ट साइड में 1 प्लस लॉग एक्स, और 1 प्लस लॉग एक्स से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या ये बात सही है कि y कैन बी रिटन एज x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। और अगर ये सही है तो मैं सीधा ही dy अपॉन डी एक्स तक पहुंच जाऊंगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स, और राइट हैंड साइड में तो कोसाइन टूल लगेगा। क्या कहता है कोसाइन टूल? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर आप समझ गए होंगे, 1 का 0 और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। इससे कैंसिल हो जाएगा, और अगले स्टेप में, मैं अगले स्टेप की बात कर रहा हूं, ये भी कट जाएगा जो 1 बचा हुआ है। तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? बेहद ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे चले। सर उसमें प्रोडक्ट रूल लगा बोलो। के भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, चलो प्रोडक्ट टूल लगा के भी करते हैं, ये तो आ ही गया। वो तो मेरे दिमाग में अचानक आया, नहीं तो मैं प्रोडक्ट रूल ही कर रहा था। मैंने सोचा कि यार डी वाई अपॉन डी एक्स तक जाना है तो क्यों ना उसका फायदा उठा ले। चलिए खैर, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसको छोड़ देते हैं, सीधा प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसको मैं y1 लिख रहा हूं। राइट साइड में है तो 1 माइनस y1, निकालना ही y1 है, तो भाई y1 को इधर कलेक्ट कर लेते हैं और इस वाले फैक्टर को इधर कलेक्ट कर लेते हैं। तो जब ये y1 इधर आया होगा तो पॉजिटिव हुआ होगा, और मैंने y1 कॉमन भी लिया तो क्या मिला 1 प्लस लॉग एक्स। उधर देखो 1 तो पहले से ही बचा हुआ है, साथ में चला गया y अपॉन एक्स, ये चला गया, है ना। ठीक है, और y1 की वैल्यू, चलो पहले ऐसा करते हैं, राइट साइड में एलसीएम भी लेके रख लेते हैं। कुछ ये x माइनस वाई अपॉन एक्स, बस इसको यहां से रिमूव कर दो तो y1 निकल के आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। सिंपल, ये आंसर आ गया। और अगर आप x माइनस वाई की वैल्यू यहां से उठाओगे तो क्या मिल जाएगा y log x अपॉन x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ऐसे तो कितना ही अनुमान की पूंछ की तरह घसीटते रहो, ठीक है ना। तो ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। रिजल्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट फॉर्म नजर आएगी आपको, बस इतना ही फर्क आएगा। ओके, एक बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है आपको, और गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू, कॉपी पेन लेके तैयार रहना। जब कहा जा रहा है कि 1 माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर,
और ये एफ एक्स की वैल्यू तब रहेगी जब एक्स 0 नहीं है, एंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। क्या कहा गया क्वेश्चन के बारे में वो भी पढ़ लेते हैं। कह रहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ध्यान देना। तो के की वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब क्या, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो ये बात तो हमारे दिमाग में आनी चाहिए ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ए फाइनाइट वैल्यू, तीनों बराबर होनी चाहिए। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सीधा। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर वी विल टेक लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन तो यही रहने वाला है 1 माइनस cos 4x होल डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। इसका थोड़ा सा बेनिफिट ले लेते हैं और उसके बाद कन्वर्ट करेंगे इसको। तो फिलहाल x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस cos थीटा वाली प्रॉपर्टी से दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स 2x और डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। सही है। इससे अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं 4 टाइम्स तो यही लिखा जा सकता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और ये 4x स्क्वायर है। तो पूरे फैक्टर को मैं लिख सकता हूं साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x का कंबाइंड स्क्वायर। और लिमिट चूंकि 0 को अप्रोच कर रही है तो ये एंटायर फैक्टर इस प्रॉपर्टी से जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी उससे 1 होता हुआ नजर आ रहा है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। और 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि 1 मिला। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन वाला कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सिंपल। और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है हमारी 1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है के। तो इट इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? तो राइट हैंड भी निकालोगे तो वो भी Yes, 1 ही sir. आएगी, तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। जैसे ही उसने कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या देगा, एक फाइनाइट वैल्यू देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत बार बोर्ड में आया। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड वाले ही तो कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड वाले ही हैं। चलो एक बेहद बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जरा ट्राई करके बताओ। ये कह रहा कि इफ y इज इक्वल टू 5x अपॉन, ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये छोटा सा 3 है, इसका मतलब समझ आ गया होगा आपको। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। तब वो कह रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx, ये निकालना है आपको। इसका मतलब समझ गए ना, ये छोटा सा क्यूब जो लिखा गया, यस सर। Yes, sir. हाँ बस इसमें यही की पॉइंट है और कुछ है ही नहीं बेसिकली। चलो इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है, आप बताना मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, 1/3 1/3. क्यूब रूट, यही होता है ना। यस Yes, सर। sir. बस यही क्वेश्चन की जान थी, बाकी कुछ है नहीं। चलते हैं dy अपॉन dx की तरफ, यानी कि x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x मतलब y का dy अपॉन dx, यहाँ पे तो कोसेंट रूल लगेगा ही लगेगा। चलो
रूल कहता है कि भाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर का मतलब 2/3, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को यहां से उठाना हमेशा, ये डिनोमिनेटर है ना कि ये है, ये। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/3 पावर बाहर आ जाएगी, और ध्यान रखना एक पावर कम भी होने वाली है, तो -1 करोगे तो -2/3 बचेगा, और साथ में मल्टीप्लाई करनी होगी -2x की। क्या यहां तक आप पहुंच रहे हो मेरे साथ? यहां Yes, तक sir. बताओ, फिर आगे इसका करेंगे। ठीक है, अब इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin 2x + 3, फिर साइन का करेंगे तो cos 2x + 3, और 2x + 3 का करेंगे तो 2। यानी कि जब तक x नहीं दिखता फंक्शन के साथ करते चले जाओ, सीधा सा लॉजिक है चेन रूल का, और इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है करने के लिए। ठीक है जी, तो ये हो गया। बस इसको जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करते जाओ, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। करोगे सिंप्लीफाई, ये तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस में बदलेगा, और 5 कॉमन भी आएगा। तो दो काम करते हैं, एक तो 5 को कॉमन निकाल देते हैं। अब देखते हैं, समझ लो कि ये फैक्टर नीचे उतर चुका है, और इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, और 5 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो इसलिए मैंने इनको सर्किल कर दिया। ठीक है, इस यहां से मैं माइनस साइन को रिमूव कर देता हूं, इस वाले को, और ये इसका इफेक्ट यहां होने वाला है, ये भी हो गया। ठीक है जी, चलो अब इसको मैंने नीचे उतारा, नीचे का मतलब इसके साथ नहीं लेके गया, अभी अभी नीचे यहीं तक है, और एलसीएम ले रहा हूं, उसके बाद नीचे उतरेगा। तो जब एलसीएम लोगे तो इस फैक्टर की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो पावर ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद क्या आपको दिखाई देने लगा यहाँ पे 1 - x²? हाँ या ना में जवाब देना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये बाहर चला गया तो 2x/3 अभी भी जिंदा है, 2x/3 अभी भी जिंदा है, और इसके अपॉन में जो एलसीएम आया था, चाहो तो 3 को भी यहाँ पे ले लो, साथ साथ इसको भी हटाओ, इसको भी हटा दो यहां से, और होल डिवाइडेड बाई क्या? अब ये पावर और ये पावर जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो कितना होने वाला है? 1 - x² की पावर 4/3 लिख दूं क्या? Yes, चेक sir. करके बताओ। Yes, sir. ठीक है, अब इस 2 को तो ऐसे ही रखो, और इसको जरा ध्यान से देख लो, ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो देख लो, समझ लो इसकी भाषा को, क्या कह रहा है। क्या ये कह रहा है sin 2θ मतलब 4x + 6? ठीक, चलो बस, इससे ज्यादा ये कोई ज्यादा सिंप्लीफाई होने वाला है नहीं, और अगर होने वाला है तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो dy सर इसमें अपॉन हमने dx, 5 कॉमन लिया है तो वहाँ x अभी भी बचा है ना? यहाँ पे ना, यस सर, मैं Sir, वहाँ पे 5x 5x पे। ये एक सेकंड है, हाँ ये 5x है, तो ये 2x² में बदलेगा ना, तो फिर तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारा 3 - 3x², और कुल मिला के क्या बच जाएगा ऊपर? 5 तो बाहर है ही, इनसाइड दी ब्रैकेट क्या मिलने वाला है आपको? 3 - x², कुछ ऐसा मिलेगा, और होल डिवाइडेड बाई 1 - x² रेज टू दी पावर 4/3, और रिमेनिंग फैक्टर ये वाला है जी। है, इसको पेस्ट कर देना बस यहाँ पे। ठीक है, Yes, यस sir. सर. क्योंकि भाई इसकी मल्टीप्लाई भी होनी, सही बात है, ये तो होनी बाकी है। ओके ओके, एक चीज हमने एक कमी छोड़ दी, मालूम है क्या? यहाँ 3 भी आने वाला है, क्योंकि एलसीएम कंबाइंड कर दिया अब हमने, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तो कर ही दी थी, तो ये नीचे भी जाएगा ना एलसीएम के साथ। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस. ठीक, तो बस इससे ज्यादा कोई सिंप्लीफिकेशन होगी नहीं, इसको एज इट इज पेस्ट कर देंगे यहाँ। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का तो एक ही मोटिव मुझे लगा
करने के बाद कि बस वो हमसे एक तो वो जो ट्री की बात थी क्यूब रूट वाली, और दूसरा बस ये जानना चाह रहा था कि हमें डेरिवेटिव निकालना आता है या फिर नहीं आता है। इससे ज्यादा और कुछ पूछने की इसने कोशिश नहीं की। चलो, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि भाई इसका डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर। गजब का क्वेश्चन है। इसको एक्स मान लो पूरे को, तो ई की पावर एक्स जैसा नजर आएगा, तो ई रेज टू दी पावर एक्स Yes. स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, देखो मैंने गैप में लिखा, अब इसको क्लब करके लिखूंगा तो 2x को पहले लिखूंगा इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर, दैट विल बी द रिक्वायर्ड डिजिट। ठीक है, तो ये तो कुछ था ही नहीं, खैर छोड़ो इसको, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको निकालना है अभी, ये क्वेश्चन है अब की बार। तो क्या करोगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन दिखाई देने लगा क्या? यस सर। Yes, sir. मान लेते हैं इसको, कुछ मान लेते हैं। तो मुझे तो अच्छा क्या लगता है कि ए मान लेता हूं उसको, ए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वाई मानेंगे तो स्टूडेंट को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो भी सकती है, इसलिए मैंने ए मान लिया। तो लॉग तो लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखने के बाद मुझे मिल जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू, और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पावर बाहर आ जाएगी और रह जाएगा लॉग एक्स। डायरेक्ट लिखा, आपको समझ आ गया होगा। यस सर। Yes, sir. चलिए करते हैं डिफरेंशिएट। लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए, और ए का डी ए अपॉन डी एक्स, सही लिख रहा हूं ना? राइट साइड में लिखेंगे तो प्रोडक्ट Yes. रूल फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड एज इट इज, मतलब लॉग एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो क्रॉस में चला जाएगा, और वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, डी ए अपॉन डी एक्स, ए की वैल्यू भी डाल रहा हूं क्योंकि ए क्वेश्चन में तो था ही नहीं, वो तो हमने क्वेश्चन को आसान करने के लिए ऐसा किया, ए राइट साइड में गया, उसकी वैल्यू वहां पे भी डाल दी, ये लिख दिया, देखो ए की वैल्यू इनटू, बाकी को एज इट इज कॉपी कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और प्लस लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है जी, चलो। यस सर। Yes, sir. और ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना, अगर अब क्या पैटर्न बनेगा, वो हालांकि पुराने पैटर्न पे ही वापस आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन कभी ऐसे आता ही नहीं है, ये दो क्वेश्चनों के कॉम्बिनेशन में आता है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। कंटिन्यूटी पे एक वो बचा हुआ है, चलो देखो क्या कह रहा है। अब की बार क्वेश्चन में ये कहता है कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मोड एक्स। कहता है कि भाई इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता तो हम क्या लिखते, इसको ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको ध्यान से देखो, मॉडुलस फंक्शन है, सही बात है। तो दोनों मिलके जब एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं 2 और मोर फंक्शंस, तो दे विल कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, है ना, कंपोजिट फंक्शन। अगर कंपोजिट फंक्शन में सब कंटिन्यूअस हैं अपनी अपनी डोमेन के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, अगर फंक्शन अपनी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है तो कंपोजिट भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। और अगर उनमें से कोई भी एक डिसकंटिन्यूअस हो जाए अपनी डोमेन के अंदर, भाई कंटिन्यूटी की बात कहां करते हैं, फंक्शन की डोमेन में करते हैं ना। यस सर। Yes, sir.
तो आप क्या ये बात जानते हो अच्छे से कि भाई ऑल पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स? सब जानते हैं। और जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो भी तो कंटिन्यूअस होते हैं ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के ऊपर। अगर मैं यही मोड एक्स का ग्राफ बनाऊं तो कैसा दिखेगा? एक वी शेप का ग्राफ होगा ना, या नहीं? अब देखो, इधर माइनस sir. इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक चला गया एक्स मेरा। एक्स इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट होता है ओरिजिन के ऊपर। तो भाई चाहे आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करो, चाहे प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करो, चाहे आप 0 पे खड़े रहो, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ना। क्या आपने इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कहीं चौक को उठाया? और अगर नहीं कहीं चौक उठी तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर फंक्शन जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल भी हो। अब ये यही कंट्राडिक्ट हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, शार्प कॉर्नर बन गया है ना। और जब भी किसी कर्व के अंदर शार्प कॉर्नर बनता है तो वहां फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता, यानी कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। डेरिवेटिव का मतलब एक तरीके से स्लोप हो गया ना, टेंजेंट। ठीक है ना? तो ये चीज है। तो ये जरूरी नहीं कि भाई हर कंटिन्यूअस फंक्शन डेरिवेबल भी हो। तो फिलहाल कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो रिजल्ट भी कंटिन्यूअस। लेकिन ये तो एक नंबर की बात थी। अब हमें इसको एनालिटिकली प्रूव करना है कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो चलते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। क्या लिखने वाले हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन तो यही रहने वाला है ना, कोई और डेफिनेशन तो है नहीं, मल्टी डेफिनेशन क्वेश्चन तो है नहीं हमारे पास, तो यही है। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट लगाओ, चाहे तो थोड़ा ऐसे लिख दो, जैसे मर्जी लिखो। मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने। डिनोमिनेटर में 1 है, नॉट डिफाइंड का दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। लिमिट को चेंज कर देते हैं h टेंड्स टू 0 में। दुनिया के जितने भी तमाम क्वेश्चन है कंटिन्यूटी पे बेस्ड, h टेंड्स टू 0, क्योंकि h वो गैप होता है एज स्मॉल एज वी कैन अंडरस्टैंड। तो x को रिप्लेस करेंगे किससे? a माइनस एच से। a कौन? दैट पॉइंट एट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, दैट इज 0 माइनस एच माइनस। और यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे भी तो 0 माइनस एच लिखने वाले हैं, अपॉन में 1 नॉट डिफाइंड का कोई खतरा नहीं किसी तरीके से। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, एक लाइन जानबूझ के बढ़ा रहा हूं, अदरवाइज तो स्किप कर सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा -2h, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा h, क्योंकि मोड क्या करेगा आपको पता है। ठीक है, लिमिट को रिमूव किया तो 0, क्योंकि अपॉन में तो 1 है, और दोनों के दोनों फैक्टर h को कंटेन करते हैं, तो 0। ठीक है जी। बात राइट हैंड लिमिट की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है। तो अगर यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो इट कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन आपका वही रहने वाला है, क्योंकि कोई मल्टी डेफिनेशन तो दी गई नहीं है एफ एक्स की, इसलिए लिमिट को चेंज करेंगे हमेशा की तरह h टेंड्स टू 0 के अंदर। और चूंकि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो x विल बी रिप्लेस्ड बाई a प्लस एच। और मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि ये कौन होता है? a इज दैट पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फिर से देखते हैं, डिनोमिनेटर में 1 बैठा हुआ है, नॉट डिफाइंड का कोई चांस नहीं, कोई खतरा नहीं। थोड़ा सा सिंपल कर रहा हूं, जानबूझ के एक स्टेप को बढ़ा रहा हूं ताकि बहुत ही क्लियर नजर आए। तो 2h माइनस एच, तो एक और स्टेप बच्चों की 0. तरह, बिल्कुल 0 आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। h बचा, और h के अपॉन में 1 है, h को तो 0 रखेंगे तो 0। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात भी कर ली जाए, तो हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो भाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एफ एक्स की वैल्यू कहाँ? एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर रख दो फंक्शन के अंदर।
x के प्लेस पे 0। अच्छा, मोड 0 कितना होता है? वो भी तो 0 ही होता है ना, तो फिर से 0। Yes, क्या sir. यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जिसको f0 भी आप f0 से भी डिनोट कर सकते हो, इज इक्वल टू 0। 0 क्या है? एक फाइनाइट वैल्यू है बेसिकली। तो इसका मतलब फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो गया फिर ये, और यही वो कह Yes, भी रहा sir. था कि भाई ये कंटिन्यूअस है, ये दिखाना था आपको। चलो, तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, अपने आप में ठीक ठाक था। मोड इसलिए लगा दिया कि कुछ स्टूडेंट मोड देख के ही छोड़ देते हैं क्वेश्चन में, तो ऐसा कुछ है नहीं। और मोड के बारे में तो आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो चुके हो, तो मोड से एज सच घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में डाल रहा हूँ, और ये क्वेश्चन क्यों असाइनमेंट में डाल रहा हूँ इसकी भी मैं बात करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर। दैट इज 3ax प्लस b फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन 1। द वैल्यू ऑफ fx is equal to 11 at x is equal to 1, और द वैल्यू ऑफ, मिलता जुलता क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही है, बट इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, x लेस देन 1। कह रहा कि इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ओके, और क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो फाइंड a एंड b, चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। ए और बी की वैल्यू बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले सबसे पहले, बताओ। एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर उसने कहा फंक्शन कंटिन्यूअस। थोड़ा शॉर्ट करेंगे, जरा ब्लैक बोर्ड पे कंसंट्रेट करना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, फंक्शन को उठा लो सीधा, 1 माइनस कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 5ax माइनस 2b। देखो मैं बहुत डायरेक्ट कर रहा हूँ, बहुत डायरेक्ट। अपॉन में 1 है, नॉट डिफाइंड का कोई खतरा नहीं, वो कर लेना आप अपने आप। थोड़ा सा फास्ट करके देखते हैं ए और बी की वैल्यू क्या आने वाली है। सीधा एक्स के प्लेस पे 1 डाल दूं अगर, तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल जाएगा? 5a माइनस 2b। आप तो एच करके ही करना, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। यही मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूं तो लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, फंक्शन को पिक करो यहां से, 3ax प्लस b अपॉन में 1। फिर से नोट डिफाइंड का कोई खतरा नहीं, सीधा सीधा ओपन कर देता हूं 3a प्लस b, और यहां से मुझे मिल जाता है इक्वेशन नंबर 2। जहां तक वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो तो 11 है ना, यानी एफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर कितनी है? 11 है। और चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट को भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल रख देते हैं, और राइट हैंड लिमिट को भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल रख देते हैं। तो क्या होने वाला है? हमें मिल जाएगा 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, और क्या मिलने वाला है? 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फास्टली। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22, और ये वाली इक्वेशन को अगर मैं इसके नीचे कॉपी करूं तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। जैसे ही मैंने इनको ऐड किया तो मुझे मिला 11a इज इक्वल टू 33, तो a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, ये थोड़ी छोटी इक्वेशन है, तो a की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 3 सर 2 लिखूंगा तो आएगा ना B की वैल्यू। 2 आएगा, b की वैल्यू 2 आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो मैंने शॉर्टकट तरीका अपना दिया, लेकिन आपको तो स्टेप स्किप नहीं करने हैं, एच को लेके चलना है। ठीक है, तो आप एच को लेके सॉल्व करना, और अपने हाथ से सॉल्व करोगे ए और बी तक तो हम पहुंच ही गए। इसको नोट कर लो, ए और बी की वैल्यू ये आई,
और जब आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से करोगे यानी एच को फैक्टर इन करते हुए करोगे तो ए और बी की वैल्यू क्या 3 और 2 ही आएंगी। तो ये मुझे जरा सॉल्व करके एक बार व्हाट्सएप पे भेज देना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।